नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि एसएससी जीडी में बार बार क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि जनगणना को बार बार वो रिपीट कर रहा है, कभी किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो कहीं उसे हम देखते हुए हम एक अपनी क्लास बना रहे हैं। छोटी सी क्लास है हमारी, 10 से 15 मिनट की होगी, जिससे हर एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं कह रहा कि जीडी में जितने भी प्रत्येक एग्ज़ाम होता है तुम्हारा, भारत में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। कहीं पे इजी आता है तो कहीं पे हार्ड क्वेश्चन आता है। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी क्लास होगी उससे तुम्हें 101% क्वेश्चन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम कुछ लिख करके लाए हैं, उसके आधार पर हम तुम्हें बताएंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीडी दे चुकी। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना की जो फर्स्ट टाइम जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना, तो वो कराने वाला कौन है? तो वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना कराने वाला लॉर्ड मेयो है, और वो कराई थी 1872 में। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दे देता है कि विधिवत जनगणना। तो विधिवत जनगणना कब हुई? तो वो यही आंसर होगा हमारा 1872 में लॉर्ड मेयो। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है कि दशकीय जनगणना फर्स्ट टाइम कब हुई? दशकीय का मतलब है कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी। तो वो किसने कराई? तो वो फर्स्ट टाइम कराने वाला लॉर्ड रिपन, 1881 ईस्वी में कराने वाला। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने कराई थी, और ये पहली दशकीय जनगणना थी और भारत की सेकंड नंबर की जनगणना थी। पहली लॉर्ड मेयो करा चुका, लेकिन ये सेकंड नंबर की थी, या तुम ये कह सकते हो कि दशकीय फर्स्ट थी ये, तो ये प्रथम दशकीय थी। तो कराने वाला लॉर्ड रिपन, और इसके बाद ये हो गया कि अब हर 10 साल बाद जनगणना हुआ करेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कि जनगणना से रिलेटेड संविधान में तुम्हारा आर्टिकल कौन सा है? तो वो है 246 आर्टिकल। तो प्यारे दोस्तों, 246 आर्टिकल भी है। अब मैं कुछ रिलेटेड बात करता हूं, जैसे कि ये नंबर कौन सा है? 2011 की जनगणना का नंबर कौन सा है? तो वो 15वां नंबर है। और आजाद भारत की बात करूं तो 7वां नंबर है। तो ये आजाद भारत की 7वीं और कुल मिलाकर 15वीं जनगणना है। तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हें याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आजाद भारत की कौन से नंबर की है, या टोटल कितने नंबर की हो चुकी। अब यहां पे ये जनगणना आयुक्त, जब क्या बनता है, जनगणना आयोग होता है, तो वहां पे जनगणना कराने का एक आयुक्त बनता है। तो उस जनगणना आयुक्त कौन था? तो 2011 की जनगणना का आयुक्त था सी चंद्रमौली। तो प्यारे बच्चों, ये था सी चंद्रमौली, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सी चंद्रमौली था। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आया कि जो जनगणना होती है वो हमारा किस सूची का विषय है? संविधान में 3 सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, और एक तुम्हारी क्या होती है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। लेकिन बच्चों, एक और सूची होती है अवशिष्ट सूची। तो सूची कितनी होती है? 4। और जो अवशिष्ट सूची में, उसमें भी 3 विषय हुए हैं हमारी। तो मैं बात करता हूं कि ये हमारी जो जनगणना है, ये कौन सी सूची का सब्जेक्ट है? तो ये संघ सूची का है। तो ये संघ सूची का, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जनगणना से रिलेटेड यदि कोई कानून बनाएगी तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। अर्थात जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, वे विषय जो है हमारे संघ सूची के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिएगा बच्चों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब तक 15वीं जनगणना तक हमारे भारत में 2 बार जनसंख्या घटी है। अब वे कब कब घटी है? देखिएगा, एक घटी थी हमारी 1921 में, और एक घटी थी 1951 में। ये 1981 में जब घटी तो उस समय क्या बोला गया था? इसे महाविभाजक वर्ष। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जब महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो वो 1921 की जनगणना को कहा जाता है। घटने का कारण क्या था कि यहां पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। तो उसकी वजह से यहां पे जनगणना भारत में घटी थी। उसके बाद जो घटी थी वो 1951 में घटी थी, 1951 में घटी थी। तो उसे क्या कहा गया था? लघु विभाजक वर्ष। इसका कारण क्या था घटने का? तो यहां पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। तो यहां पे जो दोनों घटने का कारण है वो कारण है विश्व युद्ध। यहां पे प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, और जो यहां पे विश्व युद्ध, ये सेकंड विश्व युद्ध था 1939 से 1945 के बीच हुआ। तो बच्चों, अब मैं कुछ और रिलेटेड बात करता हूं इससे 2011 की जनगणना से। मैं 101% कह सकता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिल जाएगा।
अब देखिएगा यहां पे मैं बोलता हूं एकमात्र राज्य है जहां पे जनसंख्या घटी थी 2011 में, एकमात्र राज्य है जहां पे जनसंख्या घटी थी, नहीं तो किसी राज्य में जनसंख्या नहीं घटी। अब वो कौन सा था? वो था नागालैंड, वो था नागालैंड। और उसमें कितने परसेंट घटी थी? 0.6%, 0.6%, यानी कि पॉइंट आधे से कुछ अधिक, यानी कि एक से आधा, 0.6%, तो लगभग इतनी घटी थी। तो प्यारे दोस्तों एकमात्र राज्य है जहां पे घटी थी। क्वेश्चन आ चुका ये पहले आरओ के एग्जाम में आ चुका, यूपी आरओ का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ चुका। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिएगा बच्चों कि यहां पे ये जो जनसंख्या है 2011 की, इसमें शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 30.1%, 30.1%। और उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ये है तुम्हारी 68.9%। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि जो शहरी जनगणना है या जनसंख्या है वो ग्रामीण का कितने परसेंट है? तो तुम रख दोगे 30.1 बटे 68.9 और गुणा में 100, यदि निकाल लेंगे तो लगभग 43% आएगी। तो ये जो है जो शहरी जनसंख्या है वो ग्रामीण का 43% है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है कि शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण कितनी है, और उसका शहरी का ग्रामीण के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितनी है, तो ये तुम्हें याद रखनी है। तो प्यारे दोस्तों और मैं क्वेश्चन बात करता हूं कि टू मच वृद्धि कि वृद्धि कितनी रही, कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई और सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई या किस प्रदेश में हुई? तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि थी वो दादर नागर हवेली में हुई थी, 55.9%। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो थी, यदि कहीं वहां की जनसंख्या 10 लाख होगी तो 55 बढ़ चुकी, तो लगभग वहां कितनी होगी? लगभग 16 लाख हो चुकी होगी, मतलब आधे से अधिक हो चुकी, यानी कि टोटल जनसंख्या का आधे से ज्यादा हो चुकी। तो 55.9% वहां बढ़ चुकी थी। और यदि मैं बात करूं राज्य की, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित राज्य है हमारा। और यदि मैं राज्य की बात करूं तो मेघालय में 27.9% की वृद्धि हुई थी। ये दो केंद्र शासित और ये हमारा राज्य ऐसा है कि जहां पर टू मच वृद्धि थी, लेकिन सबसे ज्यादा कमी किसमें थी? नागालैंड में 0.6% की, ये सबसे ज्यादा कमी थी। और यहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि मेघालय में यदि राज्य पूछता है और केंद्र शासित पूछता है तो कितना आएगा? 55.9%। तो प्यारे बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। और यदि तुम्हें हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो अब देखिएगा मैं कुछ 11 के आंकड़े लेके आए हैं, कुछ 11 से रिलेटेड और आंकड़े हैं हमारे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 2011 में जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़, 121 करोड़, यानी कि 1,21.08 करोड़। तो प्यारे बच्चों अब ये यदि 2001 से तुलना करी जाए तो लगभग उस समय थी 2001 में जो थी वो थी 102 करोड़, 102 करोड़, 102 पॉइंट कुछ था। तो बच्चों 102 करोड़ थी, अब उसमें बढ़कर के कितनी होगी? 121.08 करोड़। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि 10 की वृद्धि कितनी रही, मतलब इस 10 साल में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई? तो वो थी हमारी 17.7% की वृद्धि हुई। परसेंटेज निकाल सकते हो, 102 और 121 डिफरेंस जो आएगा उसे रखो और यहां पे क्या रखो? मिनिमम वाली रखो, 102 रखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये तुम निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रट्टा मारो क्योंकि तुम्हें वहां निकालनी नहीं है, डायरेक्ट बतानी है। तो 17.7% की वृद्धि होती है। तो प्यारे दोस्तों अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एक तो जनसंख्या पढ़ेंगे कि कहां जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस में सबसे कम है, ये चीज पढ़ेंगे। एक जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, और एक पढ़ेंगे साक्षरता, एक पढ़ेंगे लिंगानुपात। तो अब देखते हैं, अब हमने बताया यहां पे जनसंख्या से बात करेंगे। जनसंख्या की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? तो सबसे ज्यादा यूपी, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम बिहार और उससे कम बंगाल, इस तरह से घटती गई है। तो ये मैंने टॉप 4 राज्य लिए हैं, जो टॉप 4 है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो यदि यहां तुम बात करो यूपी में कितनी है? 19.95 करोड़, यानी कि 19.95 करोड़ इतनी जनसंख्या है। ये कह सकते हो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। और यहां पे बात करूं महाराष्ट्र में 11.2 करोड़, और यदि मैं बात करूं बिहार में 10.38 करोड़, और यहां पे बंगाल में 8.40 करोड़, यहां पे इतनी है। तो बच्चों तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पे सबसे पहले कौन आएगा? यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल।
तो ये तुम्हें याद रखना है इस प्रकार से, ये क्रम याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से किस में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। वहां यूपी ना दिया, उसने बिहार डाल दिया और अदर कोई राज्य डाल दिया तो वहां गड़बड़ा जाओगे। तो यहां तुम्हें याद रखना है सबसे ज्यादा यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद बंगाल में। उसके बाद मैं बात करता हूं सबसे कम। सबसे कम बच्चों सिक्किम में है। सिक्किम में जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। यहां पे कितनी है? 6 लाख। तो सबसे कम जनसंख्या 6 लाख सिक्किम में है। अब बच्चों मैं बात करूं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक कहां है और सबसे कम कहां है? सबसे अधिक की बात करूं तो दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो केंद्र शासित में जो टॉप पर है वो कौन है? दिल्ली। और दिल्ली में कितनी है? 1.68 करोड़। और यदि सबसे कम की बात करूं तो वो है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम है केंद्र शासित में। अब देखो ये तुम्हें पता चला सबसे ज्यादा कहां है? यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। सबसे कम किसमें? सिक्किम में। यदि केंद्र शासित की बात करूं तो सबसे ज्यादा दिल्ली और सबसे कम कौन सा है तुम्हारा? लक्षद्वीप। आगे बात करता हूं, देखिएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करता हूं। ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तुम्हारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो हमारे पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों याद रखो कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। अब बात यह आएगी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। सॉरी, यहां पे देखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। और बिहार के बाद किसका है? बंगाल का। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहां कितने निवास करते हैं? देखिएगा 11.1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106। और यदि बात करूं 1029 व्यक्ति कहां? बंगाल में। तो बंगाल और बिहार यानी कि बिहार और बंगाल दोनों क्या जनसंख्या घनत्व में टॉप पर हैं। और यदि सबसे कम की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश। कितने हैं प्रति वर्ग किलोमीटर? 17 व्यक्ति। कितने हैं बच्चों? 17 व्यक्ति। आगे बात करता हूं केंद्र शासित की। तो केंद्र शासित राज्य में सबसे अधिक कौन सा है? वो है दिल्ली। दिल्ली में कितने करते हैं? 11,320। बच्चों ये ध्यान रखो कि दिल्ली जो है हमारे राज्यों से भी ज्यादा है, कि उसमें जनसंख्या घनत्व हमारे राज्यों से भी ज्यादा है। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बिहार में है 1106, लेकिन दिल्ली में कितना है कि वहां पे 11,320 व्यक्ति क्या करते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। और यदि मैं सबसे कम की बात करूं तो वो है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप। अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्यों में था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने? 46। तो अब तुम्हें यह याद रखना है कि यदि मैं केंद्र शासित ना लूं और हमारा स्टेट ना लूं, यदि कॉम्बो की बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का और सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ये तुम्हें याद रखनी है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट की बात करता हूं साक्षरता की। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? उसके बाद लिंगानुपात की मैं लिखता हूं। तो हम बात कर रहे थे, देखिएगा हमने जनसंख्या और घनत्व की बात कर ली, साक्षरता की बात करते हैं। यानी कि साक्षरता जहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा हैं। तो एक तो देखो तुम्हें ये क्वेश्चन याद रखना है बच्चों कि भारत की साक्षरता कितने % है। देखो जिस प्रकार से हमने जनसंख्या घनत्व बताया था 382, उसी प्रकार से ऑल इंडिया का जो है साक्षरता कितनी है? 74.04%। ये हमारी साक्षरता है इंडिया की। अब यदि इसमें मेल की देखते हैं तो मेल की कितनी है? 82.14%। और यदि फीमेल की देखते हैं 64.46%। तो ये इतनी साक्षरता है। अब यदि हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है, जो जीडी में क्वेश्चन आ चुका। उसके बाद मिजोरम की है। उसके बाद यदि मैं सबसे कम की बात करूं तो बिहार की कितनी है? 61.8% बिहार की साक्षरता है। सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद क्या है तुम्हारा? मिजोरम। अब यदि मैं बात करूं केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है? तो लक्षद्वीप की। कितने % पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वहाँ? 91.8%। और यदि मैं बात करूं किसकी सबसे कम की, तो दादर नागर हवेली। तो कितने हैं? 76.2%। आगे बात करता हूं बच्चों लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिएगा यदि मैं 2000 की बात करूं तो ये भी तुम्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात भारत का कितना रहा। तो यदि 900
43 फीमेल हैं तो मेल कितने हैं 1000। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है 943। ये 2011 के आंकड़े हैं, ये 2001 के आंकड़े हैं। 933/1000, 933 महिला और 1000 पुरुष। अब देखिएगा यहीं से हम इस प्रकार देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे लिंगानुपात है वो कहां है और सबसे कम कहां है, केंद्र शासित और राज्य में। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है, केरल में 1084/1000, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं, अर्थात महिलाओं की वहां पे संख्या ज्यादा है। इसी प्रकार में सबसे कम की बात करूं तो हरियाणा में क्या 1000 पुरुषों पे क्या है 879, यानी कि 879, ये क्या है वहां पे महिला हैं। अब बात करता हूं केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित में सबसे ज्यादा पुडुचेरी है, 1037 महिला हैं तो 1000 पुरुष हैं, अर्थात वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसी प्रकार से मैं दमनदीप की बात करता हूं कि दमनदीप में सबसे कम जो केंद्र शासित है दमनदीप, वहां पे सबसे कम है तो वहां पे 618/1000, यानी कि 618 महिला हैं तो 1000 वहां पे पुरुष हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ आंकड़े थे जो हम तुम्हारे सामने लेके आए और इससे तुम्हारा क्वेश्चन पक्का लग जाएगा और आशा करता हूं कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो। तो प्यारे दोस्तों ये एक बार तुम्हें क्लास पूरी देखनी है, अच्छे से देखनी है, यहाँ से तुम्हारा 100% क्वेश्चन लगेगा और आगे ही हम इस प्रकार क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।